नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गर्व सीरीज के 14वें वीडियो क्लास में। साथियों, आज प्राचीन इतिहास का अंतिम क्लास ये होगा। प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास के प्रवेश का यह वीडियो है। इसी में हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, आप लोगों ने धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को कवर कर दिया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। याद रखिएगा, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा अनुवादित जो पुस्तक है वो बाइबिल है। लेकिन बाइबिल धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक के अलावा अगर कोई पुस्तक पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पुस्तक का अनुवाद हुआ है तो वह पंचतंत्र है। साथियों, 15 भारतीय भाषा में और 40 प्लस विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसके लेखक हैं साथियों विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। याद रखे रहेंगे। प्राचीन भारत के अपने एक विद्वान थे, लेखक थे। चालाक लोमड़ी की कहानी या प्यासे कौवे की कहानी, साथियों इस तरह की तमाम जो मोटिवेशनल कहानियां हम बचपन में सुने हैं, पढ़े हैं, वह सभी पंचतंत्र की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। उत्तर हो जाएगा इसका मनु। प्राचीन भारत में महान विधि निर्माता थे मनु। इन्होंने साथियों मनु स्मृति का संकलन किया था। मनु स्मृति किसकी पुस्तक थी? मनु की थी। मनु का संबंध किससे था? विधि से था। विधि निर्माता थे मनु, और मनु स्मृति विधि निर्माता पुस्तक थी। साथियों, यह एक पुस्तक थी, एक कोड थी। इसका संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। साथियों, हिंदू धर्म का विधि का पुस्तक है मनु स्मृति। इस मनु स्मृति में साथियों 18 स्मृतियां हैं। मनु स्मृति में पूछे कितनी स्मृतियां हैं? 18 स्मृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। साथियों, वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाला यंत्र। पूरे भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। साथियों, यह पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का बी। यह भारतीय संस्कृति और संगीत का द्योतक है। साथियों, भारतीय संस्कृति और संगीत का द्योतक है वीणा, प्राचीन काल का। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। जो थर्ड थे पृथ्वीराज, वही पृथ्वीराज चौहान कहलाते थे। जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान का नाम, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर देख लीजिए तृतीय। प्रश्न कहां से पूछा गया है? चौहान वंश से। तो चौहान वंश को ध्यान से देखिएगा। चौहान वंश, साथियों चौहान वंश राजपूत वंश था। एक राजपूत वंश था ये। इसके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। संस्थापक वासुदेव चौहान। और चौहानों की राजधानी की बात की जाए तो चौहानों की राजधानी थी शाकंभरी में। चौहानों की राजधानी कहाँ थी? शाकंभरी में। चौहान वंश का एक राजा हुआ अजय राज द्वितीय। इसने अपनी राजधानी यानी चौहानों की राजधानी अजमेर में स्थानांतरित की। साथियों, चौहान वंश का सबसे महान शासक साथियों पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके बारे में याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके समय में? तो पृथ्वीराज चौहान के समय में आए थे। इनका दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। साथियों, अजमेर में इनका दरगाह स्थित है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बारे में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। गोरी से 2 संघर्ष हुआ था। गोरी से 2 लड़ाई हुआ था। पहला लड़ाई तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ साथियों 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में गोरी जीता था यह युद्ध। इसके बाद तीसरा पॉइंट पृथ्वीराज से याद रखे रहिएगा। संजोगिता एक राजकुमारी थी। संजोगिता का अपहरण के लिए इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय जाने जाते थे। क्या था संजोगिता की कहानी? ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार
पृथ्वीराज रासो, ये क्या है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा है चंदबर दाई ने। चंदबर दाई, चंदबर दाई किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि संजोगिता, जो कि कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा थे, कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा, गढ़वाल वंश के राजा थे, नाम था इनका जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संजोगिता। संजोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रणय करती थी, प्रेम करती थी। जयचंद को इस बात की जानकारी हुई तो जयचंद ने संजोगिता का स्वयंवर रखा, स्वयंवर रखा। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को इसने इनवाइट नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, और अपमान करने के लिए पृथ्वीराज का जयचंद ने अपने द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति के जगह पर पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति, लोहे की मूर्ति बनवा करके द्वार पर रखवा दिया। जब राजकुमारी संजोगिता प्रवेश कर रही थी दरबार में, तो उन्होंने वरमाला को लेकर के द्वारपाल की जो प्रतिमा थी पृथ्वीराज तृतीय की, उसको पहना दिया और अपना वर डिक्लेयर कर दिया। इस बात से जयचंद नाराज हुए, लेकिन उसी समय पृथ्वीराज तृतीय भीषण सेना लेकर के पहुंचते हैं और संजोगिता का अपहरण कर ले जाते हैं, संजोगिता से विवाह कर ले जाते हैं। ये कहानी थी पृथ्वीराज रासो की। साथियों, प्रश्न में यहां से पूछता है। दूसरा एक बात पृथ्वीराज रासो का याद रखिएगा, कहा जाता है कि राजपूताना क्षेत्र में, राजपूताना यानी राजस्थान के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली राजा नहीं होता था। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर हवन किया था। इसी हवन के अग्निकुंड से साथियों, अग्निकुंड से 4 वंश उत्पन्न हुए थे। कहां पर यह बात लिखा है? पृथ्वीराज रासो में लिखा है। यह 4 वंश कौन से थे जो उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा, चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश और प्रतिहार वंश। 2 पी से है और 2 सी से है साथियों। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। माना जाता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार कि हवन जो हो रहा था उसके अग्निकुंड से 4 वंश उत्पन्न हुआ। आबू पर्वत पर यह यज्ञ किसने किया था? वशिष्ठ मुनि ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, आल्हा उदल संबंधित थे, किससे संबंधित थे? साथियों, महोबा से संबंधित थे। आल्हा उदल कहां से संबंधित थे? महोबा क्षेत्र से संबंधित थे। देखिएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसे जेजाभुक्ति भी कहा जाता है, यहां पर साथियों, यहां पर एक वंश था जिसके राजा परमार्दी देव थे। परमार्दी देव, यह वंश था साथियों चंदेल वंश जिसका संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव थे। इन्हीं के सेनापति थे 2 सेनापति थे, नाम था आल्हा और उदल। ये दोनों सेनापति पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध के लिए जाने जाते हैं साथियों। पृथ्वीराज तृतीय से आल्हा और उदल ने युद्ध लड़ा था। इस बात की जानकारी भी पृथ्वीराज रासो में मिलती है। पृथ्वीराज रासो में 2 महान सेनापति की जानकारी मिलती है जो चंदेलों के यानी चंदेल राजा परमार्दी देव के सेनापति थे। इसके अलावा साथियों एक और ग्रंथ है जगनिक का ग्रंथ है परमाल रासो। इसमें एक खंड है साथियों, परमाल रासो में एक खंड है आल्हा खंड, वहां से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई की रचना है। याद रखे रहेंगे। और चंदेलों की राजधानी क्या थी? यही महोबा थी। तो महोबा से संबंधित थे आल्हा और उदल। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो साथियों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं। अभी हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। 7वां प्रश्न देखिएगा, जेजाभुक्ति या जजोभुक्ति
प्राचीन नाम था किसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, चंदेलों का जो क्षेत्र था, उसे जेजाभुक्ति भी कहा जाता था। जेजाभुक्ति पर चंदेल वंश था, चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेलों के सेनापति आला और उदल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका उत्तर मिला लीजिएगा, बी उत्तर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक साथियों गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल राज्य की बात है। बंगाल राज्य में 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कोई महान राजा नहीं हो रहा था, तो वहां की जनता ने, बंगाल की जनता ने मिलकर के एक योग्य व्यक्ति को, एक योग्य साधारण व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति को अपना राजा नियुक्त किया। उस राजा का नाम था गोपाल। इस गोपाल ने साथियों पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना की। अच्छा, अगर पूछे बंगाल का इतिहास, तो बंगाल पे आपको 3 वंश याद रखना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, पहला बंगाल पर वंश था पाल वंश, जनता ने राजा बनाया। पाल वंश जब समाप्त हुआ तो सेन वंश स्थापित हुआ। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश के बाद बंगाल पर गौड़ वंश आया। गौड़ वंश, ये 3 क्रम से बंगाल पर वंश याद रख रहेगा। इसके अंदर के शासकों के बारे में पूछता है। अभी समीक्षाधिकारी और पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें सेन वंश के राजाओं का क्रम पूछा था। वो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोपाल, जनता के द्वारा चुना गया। अच्छा, पाल वंश के राजाओं की बात अगर की जाए, कौन थे? देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक हो गया सबसे पहला गोपाल। गोपाल के बाद राजा कौन बना था? धर्मपाल बना था साथियों, धर्मपाल बना था। धर्मपाल के बाद राजा कौन बना था? देवपाल बना था। देवपाल बना था साथियों। देवपाल के बाद राजा कौन बना था? महिपाल राजा बना था। महिपाल राजा बना था। इसके बाद पाल वंश में कमजोर राजा बने थे। ये चारों क्रमशः महान राजा थे। इनसे हमारा प्रश्न हो जाएगा क्रम वाला अगर पूछेगा तो। इसमें साथियों ये धर्मपाल था। इसने, धर्मपाल ने साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने किया। और यहीं पर विक्रमशिला में एक विहार की भी स्थापना की। विहार की भी स्थापना की धर्मपाल ने ही। और यही धर्मपाल ने साथियों सोमपुर विहार की भी स्थापना की। सोमपुर विहार की स्थापना और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और साथ ही साथ बिहार, दोनों की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और अगर पूछे ओदंतपुरी बिहार का स्थापना किसने किया? गोपाल ने किया था। ओदंतपुरी बिहार का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर जिला बिहार राज्य में स्थित है। साथियों बार बार बिहार आ रहा है, यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना चाहिए था स्वाभाविक तौर पर, क्यों बार बार बिहार ये लोग स्थापित करा रहे हैं? साथियों पाल राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनका निवास स्थान था बिहार। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था पाल राजाओं ने, इसलिए वो बौद्ध विहार का निर्माण करा रहे थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो साथियों अभी हमने देखा विक्रमशिला महाविहार या विहार और सोमपुर विहार या महाविहार, दोनों का स्थापना धर्मपाल ने किया। और साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना धर्मपाल ने किया था। साथियों धर्मपाल की एक उपाधि थी, याद रख रखिएगा, लिख लीजिएगा, परम सौगात। धर्मपाल की उपाधि थी परम सौगात की। आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? साथियों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? साथियों राष्ट्रकूट साम्राज्य या वंश पर हम लोग आ गए हैं, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। उत्तर इसका हो जाएगा बी। देखिएगा राष्ट्रकूट जो वंश है साथियों, इनकी राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था साथियों। और राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने बनवाया। और एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया अगर पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। साथियों
राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, यहाँ पर विकल्प में भी लिखा हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काट काट करके बनाया गया है साथियों। विश्व का अद्भुत उदाहरण है शैलकृत का, शैल का पहाड़ तोड़ करके मंदिर बनाने का। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। महानतम प्रतिहार राजा था, इनमें से कौन प्रतिहार राजा था साथियों? मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार राजा था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था। हर्ष वर्धन वंश का राजा था। महेंद्र पाल पाल वंश का राजा था। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रतिहार वंश का राजा था मिहिर भोज। साथियों, प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक पूछे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। और इनके राजधानी अगर बात की जाए तो मालवा का क्षेत्र था। मालवा इनकी राजधानी थी, तो इसीलिए कहा जाता है मालवा के प्रतिहार। मालवा के प्रतिहार। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? अभी हमने चर्चा किया साथियों, नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों चोल। चोल राजवंश त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिगुट संघर्ष का हिस्सा नहीं था। क्या था गुरुजी ये? तो देखिएगा ध्यान से, त्रिकोणात्मक संघर्ष या इसे इतिहास में त्रिगुट संघर्ष कहा जाता है। त्रिगुट संघर्ष कहा जाता है। यह साथियों अपने भारत के केंद्र में स्थित कन्नौज पर अधिकार के लिए हो रहा था। कन्नौज पूरे भारत के मध्य में पड़ने वाला क्षेत्र था और प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास के बीच में संक्रमण का जो दौर था, उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। इस कन्नौज पर अधिकार के लिए साथियों मालवा के क्षेत्र से या पश्चिम के क्षेत्र से प्रतिहार अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। दक्षिण के क्षेत्र से राष्ट्रकूट अटैक कर रहे थे कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, और पूर्व क्षेत्र से बंगाल के क्षेत्र से पाल आक्रमण कर रहे थे कन्नौज पर। 3 ओर से अटैक हो रहा था। इसीलिए ये तीनों के लड़ाई को कहा जाता है त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिगुट संघर्ष। साथियों किसके लिए हो रहा है? कन्नौज पर एकाधिकार के लिए हो रहा है। क्या परिणाम रहा? कितने साल चला? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल? नहीं साथियों, 200 सालों तक चलने वाला ये युद्ध था। पूरे दुनिया का सबसे लंबा संघर्ष त्रिगुट संघर्ष अपने भारत में हुआ था। इसमें अब कहेंगे आप कि 200 साल तक कौन सा राजा जिंदा था? तो साथियों ये कई पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ा गया था। कई पीढ़ियों तक 200 सालों तक कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 ये वंश ने आपस में लड़ाई लड़ा। 3 क्षेत्र ने लड़ाई लड़ा। इनमें सबसे मजबूत स्थिति दावेदारी जो थी वो राष्ट्रकूटों की थी साथियों, और परिणाम अंततः प्रतिहारों का इस पर कब्जा मिला था। प्रतिहार राजा इस पर अंतिम रूप से विजयी हुए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया प्राचीन नगर था साथियों, ये कन्नौज का पुराना नाम था। महोदया कन्नौज का पुराना नाम था। इसके साथ ही साथियों याद रखिएगा कन्नौज का एक और नाम है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज भी कन्नौज का पुराना नाम और महोदया भी कन्नौज का पुराना नाम था। इसके अलावा विकल्प है इलाहाबाद। इलाहाबाद का प्राचीन नाम था प्रयागराज साथियों, प्रयागराज। खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरपुरा साथियों, खजूरपुरा खजुराहो का प्राचीन नाम। चौथा विकल्प दिया है पटना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था साथियों, पाटलिपुत्र। साथ ही में कुसुमपुर भी याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कुसुमपुर ही पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र आगे चल करके पटना कहलाया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किस राजा को कहा जाता है? फेमस प्रश्न है साथियों, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को साथियों। इसके बारे में याद रखिएगा, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसने कश्मीर से जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर या जजिया प्रथा कश्मीर से किसने समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने समाप्त किया था साथियों। इसका मूल नाम पूछता है, जैनुल आबदीन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था साथियों शाही खान। शाही खान इसका मूल नाम था जैनुल आबदीन का। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने कश्मीर से जजिया कर समाप्त किया। आप कमेंट में एक क्वेश्चन का उत्तर बताइए,
भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, किसने लागू किया था भारत के इतिहास में सबसे पहले जजिया कर? आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट है साथियों, कर्नाटक नहीं है। कर्नाट राजवंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव साथियों। उत्तर देखिएगा, नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी कहां थी? सिमरावगढ़, याद रख रहिएगा, सिमरावगढ़ कर्नाट राजवंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, और संस्थापक था नान्यदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था साथियों, पूछा है कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। कहां हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में कहा हुआ था? सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था साथियों, मक्का शहर में हुआ था। पैगंबर अर्थात साथियों मैसेंजर ऑफ गॉड। पैगंबर का मतलब हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड, और अगर इसे हम हिंदी में कहें तो साथियों देवदूत या देवता कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? किया कब गया था? देखिएगा, जब अरबवासी भारत पर आए, भारत व्यापार किए, भारत में बसे अरबवासी, तो इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरबवासियों ने किया था। देश की जनता को, जो सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे, उन सबको हिंदू कहा गया। सबका पंथ संप्रदाय विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन सभी लोग क्या हैं? सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू हैं साथियों। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम साथियों। 634 ईस्वी से पहला अरब आक्रमण भारत पर हो रहा था, असफल हुआ। पहली बार भारत में सफल आक्रमण 712 ईस्वी में अरब से किसने किया था? यही मोहम्मद बिन कासिम ने किया था साथियों। यही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसका उत्तर कमेंट में दिया होगा। एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? कमेंट में जल्दी से उत्तर दीजिए यहीं पर पुश करके कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? साथियों गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था, ध्यान दीजिएगा, गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन। अलप्तगीन, इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना। इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना, और इसका उत्तराधिकारी गजनवी बना, महमूद गजनवी बना। यही महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर साथियों। सोमनाथ टेम्पल पर 16वां आक्रमण महमूद गजनवी का था। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखिएगा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? साथियों महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसके अलावा फिरदौसी भी उसके दरबार में ही रहता था, और एक अलबरूनी था। अलबरूनी, अलबरूनी भी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। एक दो ये तीनों नाम याद रखे रहिएगा। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ये पूछता है किताबुल हिंद पुस्तक या तहकीके हिंद पुस्तक किसकी है? तो यह अलबरूनी की पुस्तक है साथियों। अलबरूनी की पुस्तक है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न पूछा है 23वां, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक साथियों फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। उत्तर देखिएगा फिरदौसी था। 24वां प्रश्न देखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था अलबरूनी। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ दरबार में उसके आया था, दरबारी विद्वान था, इसने पुराणों का अध्ययन किया था। अंतिम प्रश्न आज का है साथियों, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था?
साथियों महमूद गजनवी ने 1025-26 ईस्वी में भारत पर 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किया था। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसके बाद फिर से उसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण किस शासक ने कराया था? तो साथियों शासक पूछ रहा है तो उत्तर हम कर देंगे भीमदेव। 25 का उत्तर हो जाएगा भीमदेव। इस प्रकार साथियों आप सभी ने बहुत मेहनत और परिश्रम और लगन के साथ प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दिया है। अब हम मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा रे।